Good evening, everyone. So let's begin our next chapter, electrostatic potential and capacitance. Right. So next chapter का ये हमारा पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. नो ये टॉपिक समझने से पहले हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी. ये होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आप क्या समझते हो? नो, potential energy is the energy stored by virtue of its displacement या position. displacement से better term है by virtue of its position. अब ये पोजीशन का मतलब क्या है? कौन से पोजीशन को लेकर बात कर रहा है ना? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज अवेलेबल. मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए नहीं होता. अच्छा, अब आपको समझाता हूँ आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे समझेंगे. तो सबसे पहला वाला पार्ट हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसको आप कैसे समझते हैं? देखो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर फोर्स फील्ड क्या है, कौन से डायरेक्शन में. फोर्स फील्ड का मतलब होता है, बहुत सिंपल टर्म है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और कुछ नहीं. फोर्स फील्ड का मतलब है आप फील्ड लाइंस बनाएंगे और कुछ नहीं, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप बताएंगे. अगर ग्रेविटी के बारे में बात करूँ, आपको ये बात अच्छे से पता है, कहीं पर भी रख लो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, फोर्स हमेशा नीचे लगता है, हमेशा नीचे लगता है ये वाला फोर्स. राइट, ये आपके पास है फोर्स फील्ड. राइट, अगर आप फोर्स फील्ड के ऑपोजिट में जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है, यू कैन से दिस एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड. अगर आप क्या करते हैं, इस फोर्स फील्ड के ऑपोजिट में जाते हैं, याद रहे फोर्स फील्ड मतलब टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर आप क्या करते हैं, इस फोर्स फील्ड में यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पर मान के चलो ये ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है हमेशा. सो टेंडेंसी हमेशा नीचे जाने की है इस ऑब्जेक्ट की. ये वाला ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा विद इन ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड. आपको क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है और अगर आप एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं तो उसको फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में. इफ़ यू वांट टू स्टोर एनर्जी, अगर रिलीज एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करवाइए, और अगर स्टोर एनर्जी करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाइए. देखिए, अगर मैं इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा ऊपर और इधर लेकर आया, नाउ व्हेन ये नीचे से ऊपर आया, नाउ आप बोल सकते हैं सर्टन एनर्जी इज स्टोर्ड. कैसे पता चला? जब आप ये बॉल को रिलीज कर देंगे, बॉल वर्क करेगा, बिकॉज एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू वर्क, वर्क कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी. यहाँ पर आपने वर्क किया जो किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप कभी भी फोर्स फील्ड के अपोजिट में लेकर जाते हैं या उसकी टेंडेंसी के अपोजिट में लेकर जाते हैं तो आप उसमें क्या स्टोर करते हैं? एनर्जी स्टोर करते हैं.
तो दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ना ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसा पोटेंशियल एनर्जी को लेकर है। एग्जाम्पल 2, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक स्प्रिंग बना रहे हैं। सी, ये स्प्रिंग है, राइट। अगर आपने स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, सी कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी, कहाँ जाने की। स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी, एक्सपैंड होने की। अगर कंप्रेस किया तो वो एक्सपैंड होगा। और अगर आपने यही स्प्रिंग को क्या किया, एक्सपैंड किया, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, कंप्रेस होने की, या आपके पास पीछे की तरफ जाने की। मतलब ये आप देख लो, इसकी टेंडेंसी क्या है, नेचुरल लेंथ में आने के लिए। फॉर स्प्रिंग टेंडेंसी is to acquire natural length। ये उसकी टेंडेंसी है। तो अगर आप उसकी टेंडेंसी के ऑपोजिट में जाएंगे हमेशा, मतलब आप उसको नेचुरल लेंथ में नहीं रखकर उसको कहीं और लेकर जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। दिस इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सिमिलरली आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आता है। वो क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल 3, हम इसको कैसे समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ग्राउंड है, यहाँ पर मैं एक थिन चार्ज्ड प्लेट रखा हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। रख दिया। आपको ये बात पता है, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यूनिफॉर्मली चार्ज शीट में, एंड इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा, अगर मैं कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल यहाँ रखता हूँ, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रखता हूँ, तो इसकी टेंडेंसी कहाँ मूव करने के लिए होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये है उसकी टेंडेंसी, राइट। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका इनिशियल पोजीशन, दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन, और अगर मैं इसको मूव करवा कर इधर ले आता हूँ फाइनल पोजीशन, मतलब टेंडेंसी के अगेंस्ट में, so now you can say that energy is stored. So this stored energy is called electrostatic potential energy. दिस स्टोर्ड एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी को अगर स्टोर करवाना है तो उसके टेंडेंसी के ऑपोजिट में चाहिए। ये तो मैंने आपको समझाया, मतलब कहीं पर भी उसकी टेंडेंसी है उसी के ऑपोजिट में जाइए तभी आ जाएगा ना। बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, सर यहाँ पर फोर्स फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही है, हमको कैसे पता चलेगा कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। चलो ये बात अपन बाद में देखेंगे, कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं किसको नहीं।
या भूल गए होंगे, पर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आप कैसे पता चलेगा कि आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है कि नहीं। अच्छा, बहुत लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि आपके पास फ्रिक्शन में ऐसा होता है क्या? फ्रिक्शन में भी तो बराबर फोर्स लगता है। जैसे कि यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ये रफ सरफेस है। आप अब क्या किए हैं, इधर फोर्स लगा के इसको मूव किए हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सबको मूव करते थे, इसको कंप्रेस एक्सपैंड, इसको मूव करवाए। तो जब इसको मूव करवाए इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, आप बोलेंगे सर ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है, फ्रिक्शन तो बराबर पीछे की तरफ लगा। क्या यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई? नो एनर्जी इज स्टोर्ड। बोलेंगे सर ये तो यही दोनों केस है, इसमें स्टोर हुई इसमें स्टोर नहीं, कैसे पता? बिकॉज when the box is released from final position, it will never return towards initial position. So energy is not stored. सीधा सा बात है। जब आप इसको यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे तो क्या वो वापस से इनिशियल पोजीशन पे जाएगा? नहीं जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो एनर्जी स्टोर कैसे हुआ? यहाँ पर कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुआ। तो इसी बेसिस पे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, spring force, electrostatic force are conservative force, but frictional force is non-conservative force. because अगर आप इसको ऐसे मूव करेंगे तो फोर्स तो लग ही रहा है बरोबर, जैसे इन तीनों के केस में लग रहा है, पर इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा, राइट। चलो, सो हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको समझा तो दिया है। हाउ वी डिफाइन, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं और हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन by electrostatic force in shifting a charged particle from some reference point to another point। चलिए ये स्टेटमेंट आपको समझाते हैं। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही यही होता है, नॉट ओनली फॉर दिस। आप अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देखेंगे, चाहे इस वाले पार्ट में भी अगर देखेंगे, आप बोलेंगे कि हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपके पास जैसे ही आप इस बॉल को ऊपर लेकर जाएंगे तो यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, देयर इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, सो वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ एनर्जी। वर्क यू डीड, यहाँ पर वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
मतलब वर्क कन्वर्ट हुआ है इस इधर किस में, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। सिमिलरली जब आप स्प्रिंग को एक्सपैंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, दोनों ही केस में आपको एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि स्प्रिंग रखा हुआ है और अपने आप कंप्रेस हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पर बॉल रखा हुआ है, क्या ये बॉल अपने आप ऊपर जा सकता है? या स्प्रिंग यहाँ रखा हुआ है, क्या ये स्प्रिंग अपने आप कंप्रेस हो सकता है? सिमिलरली यहाँ पर जो चार्ज्ड पार्टिकल रखा हुआ है, क्या ये अपने आप नीचे आ सकता है? ये तीनों का आंसर नो है, ये अपने आप नहीं आ सकता। यू नीड टू डू वर्क अगेंस्ट द फील्ड, और वही वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो उसके डेफिनेशन में क्या आता है? इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन शिफ्टिंग ए चार्ज्ड पार्टिकल फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये वाला पार्ट हम समझते हैं, ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन का मतलब क्या है। सो फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, राइट, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसे लिखने से अच्छा अपन Q1 लिख लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल Q1, राइट। नाउ यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पे, मैं आपको पूरा डिटेल भी बताऊंगा, डोंट वरी। R डिस्टेंस की दूरी पे सारा डिस्टेंसेस यहाँ पर Q1 से आप मेज़र कर रहे हैं, राइट। एक दूसरा पार्टिकल आपने रखा हुआ है Q2। फोर्स निकालना तो आपको पता ही है, राइट। इसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज द फोर्स ऑन 2/1, राइट। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वर्क डन निकालेंगे, और r डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है। फोर्स ऑन 2/1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। नाउ मुझे निकालना है इसका वर्क डन जब हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। अब जब भी हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, और ये आपके पास क्या है, वेरिएबल है, ये वाला पार्ट आपके पास देखो, ये आप अच्छे से देख सकते हैं, ये आपके पास वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन r, बिकॉज Q1 फिक्स्ड है, Q2 फिक्स्ड है, r वेरी होगा तो फोर्स वेरिएबल होगा। तो जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन हम लोग लिखते हैं F वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट लिखते हैं जब भी फोर्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। ds वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो क्या होता है, पॉजिटिवली आगे ही लिया जाता है हमेशा। ds वेक्टर इज योर दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमेशा पॉजिटिवली आगे ही लिया जाता है दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप अब बोलेंगे कि एनर्जी अगर स्टोर करना चाहते हैं तो पीछे की तरफ डिस्प्लेस करना पड़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है हमेशा आगे की तरफ ही डिस्प्लेस करना। एनर्जी के हम लोग केस में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग आगे और पीछे के बारे में बात करें। मेरे को तो बस खाली वर्क डन निकालना है, बाकी नेगेटिव ऑफ वर्क डन वो हम लोग अपने आप देख लेंगे वो कैसे आता है। तो मेरे पास ये एक पोजीशन है, तो इसको मैंने क्या किया वह अभी पूरा लिखूंगा। इसमें से मैं इसको बोल रहा हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस किया, इतना सा डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस किया dr, थोड़ा सा डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, मतलब डायरेक्शन भी मैंने क्या रखा, फोर्स के डायरेक्शन में रखा। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया ds वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो आपको पहले वर्क डन निकालना आना चाहिए। वर्क डन की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर इंटू डी आर, एफ वेक्टर का मॉड इंटू डी आर कॉस 0, एंगल बिटवीन देम 0। तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। अब आप लिमिट्स पुट कर लेंगे, पहले तो आप वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यू क्या डालेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², टोटल इंटीग्रेट करेंगे dr से, ऐसा कर देंगे। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू। और आप कोई भी दो पोजीशन के बीच में आप क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। दो पोजीशन के बीच में मतलब आप बोलेंगे सर लेट इट बी, ये वाला पहले इधर था, दिस इज़ r इनिशियल
राइट, और ये फाइनली इधर चला गया। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा नहीं हूँ, मैं वर्क डन निकालना सिखा रहा हूँ। ये इधर चला गया, इस डायरेक्शन में गया है, तो ये आर फाइनल। पहले वर्क डन निकालना सीखो, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी का देखेंगे। तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, आर इनिशियल से आर फाइनल लेके जा रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन आपको पता है, ये कांस्टेंट्स हैं, बाहर आ जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 is constant, so there will be integration of r to the power -2 dr, कहाँ से कहाँ तक, r इनिशियल से r फाइनल तक। नाउ आई होप आपको ये इंटीग्रेशन पता हो। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx इक्वल्स x to the power n+1 डिवाइडेड बाय n+1। सो जब ये वाली वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 r इनिशियल से r फाइनल। सो वर्क डन की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखो ये वाला नीचे वाला पार्ट -1 आ रहा है, -1 को बाहर निकाल दिया, राइट। Q1 Q2, अच्छा अब ये r का पावर -2 + 1 -1, r का पावर -1 का मतलब होता है 1/r, तो 1/r r इनिशियल से r फाइनल। तो ये वाली वैल्यू देखो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/r फाइनल -1/r इनिशियल। ये होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए। दिस इज़ वर्क डन फॉर, मैंने एंटायर चार्ज के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिया हूँ। वर्क डन इन द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। इसका एग्जांपल दिया हूँ, वर्क डन इन द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r फाइनल 1/r फाइनल -1/r इनिशियल। अब आप ये वाला पार्ट देखें, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। अब पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे स्टोर हुई कि नहीं हुई, वो भी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूंगा, ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वैल्यू Q1 है, और आपके पास यहाँ पर एक और पॉइंट चार्ज है Q2। आपने क्या किया, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी। अब आप जानते हैं, इधर वेक्टर फील्ड बना देता हूँ Q1 का, इसकी टेंडेंसी, ये है टेंडेंसी रेडियली आउटवर्ड जाने की, आई होप पता है, ये रेडियली आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी है। अब अगर एनर्जी स्टोर करना चाहूँगा, लेट दिस बी आर इनिशियल, एनर्जी स्टोर करना चाहूँगा तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके इधर लेकर आऊँगा, लेट दिस बी आर फाइनल, तो एनर्जी विल बी स्टोर्ड। तो आप यहाँ पर जब एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी निकालेंगे, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ से यहाँ तक के लाने का नेगेटिव ऑफ वर्क डन करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला है, माइनस ऑलरेडी आगे लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक माइनस है, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/r फाइनल -1/r इनिशियल। सो ये ध्यान में रहे, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, which is equals 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 1/r फाइनल -1/r इनिशियल। ये 2 पॉइंट चार्ज के लिए बनाया हूँ, इस आप ऐसा किसी के लिए भी निकाल सकते हैं।
चाहे वो पॉइंट चार्ज ही क्यों ना हो, प्लेट हो, चाहे रिंग हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया वर्क डन इन द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन अपने पास आया, इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in shifting a charged particle from some reference point to another reference point in external field, electric field। तो ये अपन ऐड कर लेंगे, आई होप समझ में आया। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर आपके पास Q2 पे वर्क डन हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इन द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ Q1। Q1 के एक्सटर्नल फील्ड ने Q2 पे वर्क किया, और जो वर्क हुआ वही एनर्जी स्टोर हुआ। दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो मैंने निकाला अभी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। पर ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम नहीं निकली अभी, ये पॉइंट चार्ज है। नाउ देयर इज ए डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आप बोलना चाहेंगे सर ये सिस्टम की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब आपके पास यहाँ पर दिस इज़ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 इतने दूरी पे है डिस्टेंस की। आपका क्वेश्चन, डज दिस सिस्टम पोजेस एनी एनर्जी? अब आपको ये बात कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टम पोजेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक बार आप ये सिस्टम को छोड़ दो, क्या Q1 और Q2 अपनी पोजीशन पे रहेगा? नहीं, Q1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा, Q2 इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब रिलीज़ करने के बाद अपने आप मूव कर रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप वर्क करे, इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर है। यस, दिस सिस्टम possesses energy। Right, as how we know, when we release the charges, they will move। तो ऐसा है, तो हाउ विल डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस? नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस is defined as the negative of work done as the negative of work done in bringing one charged particle from infinity to a nearby point of another charged particle। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको कुछ नहीं करना है, आर इनिशियल को इन्फिनिटी बनाना है बस, और कुछ नहीं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगर आप सिस्टम का एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आप बोल रहे हैं कि आप इसको, ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है, ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है, इसको आप इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आए और उसमें जितना वर्क डन हुआ वही एनर्जी स्टोर है। बिकॉज इन्फिनिटी पे, बिकॉज u इन्फिनिटी इक्वल्स 0। यहाँ पर आप अगर इनिशियल पॉइंट अगर इन्फिनिटी होगा
तो u इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस में आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, u फाइनल, और r इनिशियल की जगह इन्फिनिटी रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r इनिशियल की जगह इन्फिनिटी रख दो, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, u फाइनल माइनस u इन्फिनिटी इक्वल्स 1/4πε0 q1 q2 1/r final minus 1/infinity, which is 1/4πε0 q1 q2 by r final. This is u final.